नमस्कार प्यारे साथियों, आरवीएस महाविद्यालय प्रयागराज मेजा में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज फॉर्म पावर मशीनरी के बारे में बताने जा रहा था, जो हमारे टॉपिक चल भी रहे हैं वीडियो। एक आज हम बताने जाएंगे ट्रैक्टर के बारे में, आप लोगों को इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो ट्रैक्टर की हमारी कार्य क्षमता होती है वो कितनी है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जो हमारी कार्य क्षमता होती है वो हमारा ट्रैक्टर एक ट्रैक्टर हमारा 15 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड को कार्य के लिए पर्याप्त होता है, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। ट्रैक्टर निम्नलिखित वर्गों में उपलब्ध हैं, जो उनके अश्व शक्ति, हाउस पावर और एचपी पर आधारित है। किस पर आधारित है? हाउस पावर और एचपी पर। ठीक है, 20 से 30 एचपी भारत में ट्रैक्टर के कुल उत्पादन का लगभग, आप उत्पादन की बात कर रहे हैं, जो हमारे भारत में कितना ट्रैक्टर उत्पादन मतलब ट्रैक्टर बन रहा है। जो 20 से 30 एचपी का ट्रैक्टर है वो कितने परसेंट बन रहा है? 25 उत्पादन हो रहा है। कितने परसेंट हो रहा है इंडिया में? 25% उत्पादन हो रहा है। जब उत्पादन होगा तभी तो हमारा एग्रीकल्चर खेतों के लिए पहले वो क्या आएगा, जब हमारे ट्रैक्टर बनेंगे तो उसके बाद क्या होता है कि जो शोरूम होते वहाँ आते हैं, उस पर क्या है, फार्मर जाता है नज़दीकी, उस पर जाके ट्रैक्टर को चुनाव करता है कि कौन से एचपी का ट्रैक्टर मेरे कार्य क्षमता के लिए सही है। तो उसी हिसाब से वो डिसीजन लेता है। उसी डिसीजन के बाद वो ट्रैक्टर को लेके अपने कृषि कार्य के लिए ले आता है। जैसे कि आपने देखा हुआ जो हमारा जो ट्रैक्टर है वो 20 से 30 एचपी का है। ये ट्रैक्टर आपके सामने इमेज पर है। ये कार्य के लिए, ये फार्मर है, फार्मर अपने प्लॉट पर ले आया है। जैसी जिसकी आवश्यकता वैसा उसने अपने ट्रैक्टर का जो एचपी का उसको पावर का यूज करना है, उसके लिए वो परचेस कर लिया। जो उत्पादन हो रहा है वो हमारा 25% हो रहा है। अब बात करते हैं 31 से 40 भारत में ट्रैक्टर उत्पादन की बात, तो लगभग इसका कितना हो रहा है? 60%। अब सीधी सी बात है कि कोई भी कंपनी किसी चीज़ को बनाती है तो उसकी क्यों बनाती है कि जो हमारे किसानों की मांग होती है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका उत्पादन कंपनी करती है। अब ट्रैक्टर का जो हमारा जो है वो क्या है, 31 से 40 एचपी का है। उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। वो कितने परसेंट? 60%। जब उत्पादन होगा तो मार्केट में आएगा तो उसकी बिक्री होगी। किसानों की चॉइस है। तो ये क्या होता है कि जो हमारा पावर कम रहता है ट्रैक्टर का, तो वो डीजल की खपत भी कम करता है। मतलब जैसे कि वो 3 लीटर के घंटे में चलेगा, इसका पावर है तो 3.5 से 4 चलेगा। और जिससे भी बड़ा है तो उसकी जो डीजल क्षमता होती है घंटे में जितना डीजल लेगा, उसका क्या होता है, वो डीजल अधिक खाता है। लेकिन जो कार्य क्षमता होता है वो भी उसकी बढ़ जाती है पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारा कितने 60% उत्पादन कर रहा है। अब 41 के ऊपर, 41 एचपी के भी ऊपर हैं। अब वो हमारे भारत में ट्रैक्टर का कुल उत्पादन कितना हो रहा है? 15%। जैसे कि हमने आपको बताया कि ज़्यादा पावर होगा तो उसकी डीजल 1 घंटे में, जैसे कि हमारा 30 एचपी का है वो कम खा रहा था, उसके बाद जो है वो 4 खा रहा था, ये 5 से 6 खाएगा। पावर क्या है, पावर के अकॉर्डिंग काम की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो ये हमारा डीजल का ज़्यादा स्रोत है। तो किसान हमारा क्या करता है, किसान अपनी सुविधा के हिसाब से अपना डिसीजन चुनाव करता है। जैसे कि आपने गाँव में देखा होगा, कम पावर का भी ट्रैक्टर मिलेगा, मीडियम मिलेगा, हाई पावर के लोग कम लेते हैं। या कोई बड़ा फार्मर है, उसका शौक है तो वो अपना खरीद लेता है। अब बात करते हैं हम भारत में ट्रैक्टर का उत्पादन वर्ष 1961 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था भारत में? 1961 में। 1961 में प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले भारत में ट्रैक्टर कब बना? 1961 में। पहला ट्रैक्टर का निर्माता से आयसर के नाम से ट्रैक्टर का उत्पादन फरीदाबाद में किया था। कहाँ किया था? फरीदाबाद में। पहला ट्रैक्टर 1961 में बना था और इसको कहाँ उत्पादन हुआ था? फरीदाबाद में। ठीक है, जो सबसे पहले ट्रैक्टर हमारे इंडिया में बना वो फरीदाबाद में बना है, और जो सन है वो 1961 है। ये 2 चीज़ें आपको कंफर्म करनी है। ट्रैक्टर 26.1 किलोवाट के औसत आंकड़े कमांड एरिया लगभग 15 हेक्टेयर है। जैसे कि हमारा जो ट्रैक्टर कार्य क्षमता कितनी है? 15 हेक्टेयर है। जो हमने औसत
26 पॉइंट किलोवाट के औसत कमांड एरिया से निकाला है उसको, ठीक है। खेतों में ट्रैक्टर से शक्ति उपलब्धता की गणना प्रति ट्रैक्टर औसत 26.1 किलोवाट के आधार पर किया जाता है। अब हमने फॉर्म पे काम किया तो हमारा फॉर्म का मतलब एग्रीकल्चर लैंड हो गई, उस पर मैंने उसकी कार्य क्षमता निकाली है 26.1 किलोवाट के हिसाब से। उसके बाद हमने डिसीजन लिया है कि हमारा 15 एक लगभग, मतलब लगभग एक्चुअल में नहीं है, 15 हेक्टेयर तक एक ट्रैक्टर हमारे लिए कार्य क्षमता कर सकता है। अब लेते हैं पावर टिलर। ये क्या है? पावर टिलर भी हमारा क्या है, 5 हेक्टेयर भूमि को जुताई लगभग कर सकता है। और जो हमारे बैल होते हैं, एक जोड़ी बैल हमारा 2 हेक्टेयर भूमि को जुताई कर सकते हैं। अब इस पर हम पावर टिलर की बात करते हैं। भारत में पावर टिलर के लगभग 6 मॉडल हैं। कितने मॉडल हैं? 6 मॉडल हैं। 5.97 से 8.59 किलोवाट। अब कितने कितने के हैं? 5 मॉडल हैं हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं किलोवाट में। 5.97 से 8.95 किलोवाट से लेके, और जिसका जो एचपी पावर है वो 8 से 12 एचपी पावर के होते हैं। जो हमारा जो पावर है वो 8 से स्टार्ट होता है और हाईएस्ट कितना जाता है? 12, ठीक है। और 6 मॉडल हैं। ये क्या है कि हमारा 8 से स्टार्ट और 12 एचपी तक हाईएस्ट हमारा जो ये है पावर टिलर वो 12 एचपी तक है। 8 से 12 एचपी तक इसके रेंज में उपलब्ध हैं। खेत में पावर टिलर की शक्ति उपलब्धता की गणना प्रति यूनिट औसत से 7 kW किलोवाट के आधार पर की जाती है। अब देखिए फिर इसकी बात की, इसकी पावर जो खेतों में पावर टिलर की शक्ति का उपलब्धता की गणना हमने किससे की है? इसके प्रति यूनिट 7 किलोवाट के आधार पर की जाती है। मतलब मैंने खेत में किया है तो इसको 7 किलोवाट के आधार पर किया गया है। एक पावर टिलर 7.46 किलोवाट का औसतन कमांड एरिया 5 हेक्टेयर है। जो हमने पहले आपको बताया था, इसकी जो औसत जो मतलब अधिक से अधिक जुताई कर सकता है वो कितना कर सकता है? 5 हेक्टेयर तक। जहां एक जोड़ी बैल मात्र 2 हेक्टेयर को ही कमांड कर सकते हैं। अब ये एक दिन की बात हो रही है। एक दिन में हमारा जो ट्रैक्टर है बेस वो 15 हेक्टेयर तक लगभग जुताई कर सकता है। ये वाला है हमारा पावर टिलर है, वो क्या कर सकता है? एक दिन में 5 हेक्टेयर तक। और जो बैलों की बात करते हैं हम, एक जोड़ी बैल जो हमारे हैं वो 2 हेक्टेयर तक जुताई करते हैं। इसको हमने फॉर्म पे जाके कंपेयर किया, जैसे कि 5 या 6-7 बैलों से हमने जुताई की अलग अलग खेतों की, तो जो औसतन उसका जो मीडियम निकला, जो हमारा कोई बैल अधिक भी जुताई कर सकते हैं, कोई बैल कम भी कर सकते हैं, जो हमारा एवरेज निकलता है, मैं उसी चीज़ को लेते हैं। जैसे कि अभी बारिश का मौसम है तो हम बारिश का पानी का डेटा लेते हैं कि कौन साल में कितना बारिश हुई, कितना हुई, 20 साल का जो एवरेज होता है मैं उसी को मानता हूँ। तो वैसे ही क्या है कि ये हमारा एवरेज निकला हुआ है, ठीक है। जैसे पावर टिलर आप देख ही रहे हैं, तो पावर टिलर में क्या है कि यहाँ पे फार्मर बैठता है और यहाँ पे इसको हैंडल, जैसे हम बाइक चलाते हैं उसी तरीके से इसको यूज करता है। इसमें डीजल डालता है और ये टायर भी लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। इसके माध्यम से ये जुताई करता हुआ इसके माध्यम से 5 हेक्टेयर की खेत को जुताई कर देता है लगभग। अब इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या क्या है? खेतों में इलेक्ट्रिकल विद्युत शक्ति का उपयोग अधिकांश विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर के रूप में होता है। किसानों के लिए मोटर बहुत ही उपयोगी मशीन है। यह साफ, शांत एवं स्मूथ रैगिंग वाली मशीन होती है। इसका रखरखाव एवं संचाल के कम ध्यान एवं सावधानी की आवश्यकता होती है। इसके पूरे कार्यकाल में संचालन खर्च आय स्थित रहता है। अब हम विद्युत के बारे में बात कर रहे हैं, विद्युत से क्या क्या मिलता है। अब विद्युत के बारे में हम नंबर 1 में आ जाते हैं। विद्युत शक्ति का प्रयोग पानी
पंप करने में, अब पानी पंप करने का मतलब जैसे कि हम इस पंप की बात की जाएगी तो ये क्या होता है कि ये हमारा सबमर्सिबल, ये पंप हम लगाते हैं जैसे ऊपर उथली जगह पे, जैसे कि हमारा ग्राउंड वाटर ऊपर है, जैसे 30 फुट पे, 40 फुट पे, 50 फुट पे है, तो इसको हम पटास सेट के माध्यम से पुली से और पंखे में लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पानी को उठा सकते हैं। या इसको हमने देखा होगा कि इसको मोटर को सीधा हम टिल्लू के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गहरे पानी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। जैसे कि हमारी बारिश कम हो रही है, जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज ज़्यादा जा रहा है 150 फुट पे, 200 फुट पे पानी है, तो उसके लिए मैं क्या करेंगे, सबमर्सिबल पंप का यूज करते हैं, क्योंकि पानी हमारा ये पंप इसकी पंप की लिमिट नहीं है, ये हमारा क्या है 60 से 70 फुट का इसकी एक एरिया रेंज होती है कि वहाँ तक ये पानी को उठा सकता है, एब्जॉर्ब करके नीचे से ऊपर फेंक सकता है। अब लेकिन जो सबमर्सिबल पंप होता है वो क्या है कि इसमें हमारा पंखा या पूरी मोटर ही पानी में रहती है 10 से 15-20 फुट, तो ये क्या करता है, पानी को उठाने में सक्सेसफुल होता है। डेयरी इंडस्ट्री, अब डेयरी इंडस्ट्री में हम बताते हैं, डेयरी में जितना पशुपालन का जो दूध होता है, क्या करते हैं, हमने अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, गांव में क्या करते हैं हम, छोटा छोटा दूध, जैसे कि हमारा गांव की जानवर भैंस गाय बकरी, तो मैं क्या करते हैं 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर, जैसे किसान की फार्मर की स्थिति है, ठीक है, जितने उसके पास एनिमल हैं, जितने एनिमल दूध देते हैं, ठीक है, ये कन्फर्म, उसी हिसाब से क्या करते हैं हम लोग अपने गांव की डेयरी पे या दूधिया को देते हैं, जो गांव में कैन बांध के लेने आ जाते हैं, उदाहरण के रूप में आप लोगों ने सबने देखा ही होगा, और मैं जो आवश्यकता के लिए दूध होता है वो अपने घर में रख लेते हैं, वो क्या करते हैं हम डेयरी पे भेजते हैं। डेयरी पे भेजने के बाद हम इंडस्ट्री में भेजते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जितना दूध से रिलेटेड काम है, अब वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, उसको दूध को स्टोरेज कर लेते हैं और एक टेम्परेचर पे रखते हैं, क्योंकि दूध हमारा ख़राब ना हो। उसमें जैसे दही आ गया, मक्खन आ गया, ठीक है, सारी चीज़ें, जितना प्रोडक्ट है दूध से जितना प्रोडक्ट बनता है उसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, फिर हम दूध को टेम्परेचर को हम मेंटेन करने के बाद बड़े बड़े शहरों के लिए भेजते हैं, और वो भी हम पैकिंग के रूप में, वो भी पैकिंग करने के बाद टेम्परेचर के बाद वो भी पैकिंग जैसे ही हमारी जाती है, जैसे भी दुकान पे जाएगी तो वो भी फ्रिज में रख देता है, क्योंकि वो टेम्परेचर ख़राब हो जाएगा तो दूध हमारा ख़राब हो जाएगा। जैसे पनीर हो गई, तो इसको सारी चीज़ों को जितना भी हमारा इससे रिलेटेड है उसको क्या करते हैं, इंडस्ट्री में हम सेव कर लेते हैं, और उसी के हिसाब से हम उसको आगे मार्केटिंग करते रहते हैं सारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। अब कोल्ड स्टोर की बात आ जाती है। अब कोल्ड स्टोर की ये फिगर आप देख ही रहे हैं, उदाहरण के रूप में हम आलू का उदाहरण ले लेते हैं। कोल्ड स्टोर तो हम सारी चीज़ें करते हैं। आलू की खुदाई हमारी फरवरी और मार्च में कंप्लीट हो जाती है, और अप्रैल तक, फर्स्ट वीक तक, जो किसान लेट करते हैं, फरवरी से स्टार्ट होती है, मार्च और लास्ट फर्स्ट वीक अप्रैल तक हमारी कंप्लीट हो जाती है। उसको क्या करते हैं, जैसे कि हम बाहर ही रख देंगे तो वो सड़ जाता है, क्योंकि धूप गर्मी पड़ेगी तो वो सड़ जाता है, उसको मेंटेन चाहिए, क्योंकि उसको मौसम वही चाहिए। तो मैं क्या करते हैं, कोल्ड स्टोर ले जाके उसको स्टोरेज भंडारण कर देते हैं। अब जब भंडारण कर देते हैं तो उसको मेंटेन टेम्परेचर मिलता है, जिससे कि आलू हमारा ख़राब नहीं होता। जैसे उदाहरण के रूप में आपने किसान भाइयों या स्टूडेंट हो, आपने देखा होगा अपने बाबा या दादा के साथ कोल्ड स्टोर आपको देखने को मिल ही गए होंगे इलाहाबाद में। तो क्या है कि वहाँ पर आप जब कोल्ड स्टोर में भंडारण कर लेंगे, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, और वो क्या होता है, इसी कंडीशन से कोल्ड स्टोर का जो फर्श होता है उसी तरीके से होता है। और जो लाइन टू लाइन की जो बोरी की बोरी लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 से 8 बोरी, उसके जो स्पेस होता है उसमें इसी हिसाब से उसको भरते आते हैं। जिस किसान की आवश्यकता होती है वो किसान अपनी मार्केट के लिए अच्छे से पैकेट निकालता है, जिसने 100 पैकेट या 200 पैकेट, जिसकी जितनी लिमिट है, किसी के पास 1000 बोरी, किसी की 2000 बोरी है, किसी के 500 है, किसी के पास 20 बोरी है, जै हिसाब से उसकी आवश्यकता है, या तो अपने खाने के यूज में ले लेता है या वो मार्केट में अच्छे दाम ले लेता है। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कोल्ड स्टोर के स्टोरेज के बारे में। अब फलों की इंडस्ट्री में बता कर रहता हूँ, फ्रूट में। अब जो फल होते हैं, जैसे कि हमारा सेब हो गया, आम हो गया, केला हो गया, ये क्या है, जैसे कि हमारा तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, क्या है कि आउट सीजन में भी मिलते हैं। इनको भी क्या करते हैं, हम भंडारण अब करने लगे, पहले हमको इतने देखने को नहीं मिलते थे। तो क्या है कि इनको भी एक टेम्परेचर में हम मेंटेन करते हैं। जैसे केला हो गया, स्टोरेज कर लेते हैं, वो भी आउट सीजन में मिलता है। सारे हमारे फल आउट सीजन में मिल जाते हैं, क्योंकि उनको पैकेज करके हम भंडारण कर रहे हैं। जैसे एप्पल का काम है, तो एप्पल का देख ही रहे हैं आप, पेटी में पेटी लगता जा रहा है। मैं भंडारण करके पूरी साल के लिए उसको लिए उपयोग में, मार्केटिंग पे आवश्यकता के हिसाब से अपना निकाल देते हैं। जो किसान भाई, उनको उचित पैसा मिल जाता है उससे।
अब दूसरी पोल्ट्री इंडस्ट्री। अब पोल्ट्री इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि मुर्गी पालन हो रहा है। तो मुर्गी पालन में आप लोग जान ही रहे हैं कि जैसे कि चूहा होते हैं, बच्चे उनके अंडे होते हैं, ठीक है, और मुर्गियां भी मार्केट में आपको देखा होगा कि मिल जाती हैं जो और जो इनकी जो पोटी होती है, जो मतलब जो गंदगी होती है, वो खेती एग्रीकल्चर के लैंड के लिए बहुत ही कंपोस्ट खाद के रूप में काम करती है, जो हम अपनी एग्रीकल्चर लैंड पे डाल के उर्वरक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ये हमारा क्या है कि उत्पादन का कार्य कर रही है। अब किसानों के लिए इसी प्रकार के अन्य उपयोग काम के लिए भी किया जाता है। अब इसके लिए उपयोग किया जाता है। अब इलेक्ट्रिकल इसमें सब में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा कोल्ड स्टोर था, उसमें भी हमको पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमको लाइट का ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको उसमें जो हमारी जो गैस है उसको भी मेंटेन करना रहता है। उसके बाद आप जो एप्पल करेंगे उसमें भी करना पड़ेगा, जो फल हैं उसको भी हम मेंटेन करेंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर की आवश्यकता होती है। तो मुर्गी पालन करेंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रिकल लगता है, जैसे कि आपने देखा होगा उसमें बल्ब ही जलता रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम इलेक्ट्रिकल का उपयोग करते हैं। और भी किसान कामों में भी काम कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल का, जो और भी काम हैं जिसके बारे में हमने जिक्र नहीं किया है, हो सकता है उसमें भी हम कार्य करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, आप बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो आप लोगों ने सब जाना ही होगा कि हमारी लाइट और जो हमारा पेट्रोल है वो उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करेंगे। जैसे अपनी छत पे प्लेट लगवा लिया कम लाइट वाला तो उत्पादन के लिए, तो हम इससे भी कार्य कर सकते हैं। एक उदाहरण रिन्यूएबल एनर्जी से हम और आपको देना चाहते हैं। जो हमने कोल्ड स्टोर की बात की थी, बहुत सारे कोल्ड स्टोरों में भी रिन्यूएबल एनर्जी से हम कोल्ड स्टोर चलाते हुए देखा भी है, और आप देख भी सकते हैं, क्योंकि हमको पावर की ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिकल की, वहाँ पर न करके हम रिन्यूएबल एनर्जी से भी काम कर लेते हैं। सोलर लाइट का भी यूज कर लेते हैं। वहाँ पे हम सोलर लाइट के ऊपर छत पे उसके जो होता है उस पर प्लेटें लग जाती हैं, और बैटरी के माध्यम से उसमें पावर मिल जाता है, और हमने देखा है कि वो कोल्ड स्टोर भी हमारा सोलर लाइट से चलते हुए। अब इसमें हम बात करते हैं मुख्य रूप से बायोमास सूर्य एवं हवा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। कृषि एवं घरेलू कामों के लिए बायोमास, जैविक ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सूर्य ऊर्जा का इस्तेमाल संयुक्त के आधार पर किया जाता है। इसका उपयोग छोटे स्तर पर प्रकाश करने, भोजन पकाने, पानी गर्म करने, स्रावित करने, फूड प्रोसेसिंग, वाटर पंपिंग, पूरक ईंधन के साथ डीजल इंजन चलाने एवं विद्युत उत्पादन के हेतु किया जा सकता है। इनके लिए भी हम कर सकते हैं। भोजन पकाने के लिए भी कर सकते हैं, पानी गर्म करने के लिए भी कर सकते हैं, स्रावित करने के लिए भी कर सकते हैं, और हम प्रकाश कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कि हमने सोलर के बारे में आपको बताया पहले कि जैसे कि हमारी छत पर सूरज निकलता है तो उसी को हम प्लेटें सूर्य के प्रकाश से उसको पावर मिल जाता है। वो हम बैटरी के माध्यम से क्या करते हैं, बैटरी के माध्यम से उसको पावर को स्टोर कर लेते हैं, जो रात में हमारी रोशनी और ये कार्य करने में, फ़ैन चलाने में, ये कार्य जो हमारा समरसेबल पंप है उसको उठाने में कार्य करता है, ठीक है। और जो हमारा जो सोलर लाइट होती है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, वो क्या करती है कि हम गाँव में समरसेबल जहाँ हमारे पंप में इलेक्ट्रिकल पावर नहीं है या हम उसको नहीं यूज करना चाहते हैं, तो मैं क्या करते हैं, तो इसको हम प्लेटें लगा के सीधा पानी को ग्राउंड वाटर से समरसेबल के माध्यम से उठा लेते हैं। लेकिन सूर्य का प्रकाश रहेगा तब, ये कंफर्म रहना चाहिए स्टूडेंटों कि सूर्य के प्रकाश जैसा बढ़ता जाएगा वो पानी की गति बढ़ती जाएगी, जैसा सूर्य का प्रकाश डाउन होता जाएगा पानी के भी, क्योंकि उसको पावर किससे मिल रहा है, सूरज से मिल रहा है। किससे, सूरज जैसे ऐसी दिशा में घूमता ऐसा निकलता है। स्टार्टिंग में हल्का धूप रहती है, दोपहरी होती है तो तेज़ धूप हो जाती है, वो धीरे धीरे वो कम हो जाती है, तो उसी हिसाब से उसका भी पावर कम और अधिक होता है। ये उदाहरण उसके लिए सेम बैठेगा। शक्ति के विभिन्न रूपों के गुण एवं दोष। आप किसी चीज़ के मानव शक्ति, ह्यूमन पावर की बात करते हैं, तो हर एक चीज़ में लाभ और हानियाँ होती हैं, गुण और दोष, ठीक है, कन्फर्म। कोई भी इंसान होगा जितना अच्छा होगा उसमें कुछ ना कुछ बुराइयाँ होंगी, उदाहरण रूप में। वैसे ही हम इसके बारे में करते हैं। सुगमता से उपलब्ध होता है, ठीक है। ये शक्ति के अन्य रूपों की तुलना में ज़्यादा खर्चीला होता है,
इसका दोष ये है कि खर्चीला अधिक होता है, शक्ति के अन्य रूपों की तुलना में ज़्यादा खर्चीला होता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार की कार्य के लिए उपयोगी दक्षता बहुत कम होती है। आप ह्यूमन पावर की करते हैं तो दक्षता मतलब पावर कम होता है। दूसरा है, जब उपयोग में नहीं है तब इसके पूरे रख रखाव की आवश्यकता होती है। मतलब इन चीज़ों की जब हमारी यूज में नहीं है तब भी हम इसको रख रखाव की सही आवश्यकता होती है। मौसम की स्थिति एवं ऋतु प्रभावित होता है। अब मौसम और ऋतु में भी ये प्रभावित होता है, इसको भी हमको देखना रहता है। अब एनिमल पावर की बात करते हैं। सुगमता से उपलब्ध होता है, ज़्यादा दक्षता नहीं होती है। अब जब एनिमल है वो ज़्यादा दक्षता नहीं होती है, इसी सभी प्रकार के कार्यों के लिए उपयोगी है। ऋतु एवं मौसम से दक्षता प्रभावित होती है। अब किसी प्रकार के कार्यों के लिए उपयोगी है। ठीक है। अब इसमें ऋतु एवं मौसम की दक्षता प्रभावित होती है। प्रारंभिक खर्च कम होते हैं। अब लंबी अवधि तक काम नहीं कर सकता है। अब देखिए, प्रारंभिक खर्च तो कम है, ये लंबे समय तक कार्यरत नहीं हो सकता, इसका दोष हो गया। खेतों के लिए खाद एवं किसानों के लिए ईंधन की आपूर्ति करता है। जब उपयोग में नहीं है तो पूरे रखरखाव की आवश्यकता होती है। जब उपयोग में भी नहीं है तो पूरे उसका रखरखाव और देखभाल आपको करनी है। कृषि उत्पादन पर जीवित रहता है। निवास के पास गंदा एवं अस्वस्थकरण वातावरण बनाता है। मतलब गंदगी और अस्वस्थ वातावरण हमारा बना देता है, क्योंकि जानवर रहेगा तो सीधी सी बात है कि जानवर अपना जो क्रिया है वो तो करेगा ही। काम करने में काफ़ी धीमा होता है। अब जैसे कि हमने बैलों की बात की थी तो एक जोड़ी बैल हमारा 2 हेक्टेयर जोतते थे। टिलर की बात की थी तो टिलर हमारा 5 हेक्टेयर जोतता था, और ट्रैक्टर की बात करते थे तो 15 हेक्टेयर लगभग जोतता था। ठीक है। तो वो कार्य क्षमता उसकी तो कम है ही। देखें, कुछ चीज़ें से उसको फ़ायदा है तो कुछ चीज़ों से हमको लॉस भी हो रहा है। जैसे कि हमारा ईंधन का, डीजल पेट्रोल का कार्य नहीं हो रहा है और वो सस्ता भी होता कि हम जानवरों से उसका कार्य भी कर सकते हैं। अब यांत्रिक शक्तियाँ, दक्षता अधिक होती है। प्रारंभिक पूंजी निवेश अधिक होता है। दक्षता, उसका कार्य करने की क्षमता तो अधिक है, लेकिन जो हमारा मनी लग रहा है, प्रॉपर्टी जो हमारा पैसा लग रहा है, वो क्या कह रहे हैं, प्रारंभिक पूंजी निवेश ज़्यादा है। मतलब जो उस कंडीशन लायक हम नहीं है जितना हम दे सकते हैं। ठीक है। उसमें हमारा निवेश हमसे अधिक हो रहा है। मौसम से प्रभावित नहीं है। अब ये मौसम से कोई इसका प्रभावित नहीं पड़ता है। ईंधन महंगा है। अब प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारा जो डीजल डाल रहे हैं वो तो महंगा है। वो 100 रुपये पर लीटर के केजी है। जैसे हमारा डीजल है तो एक 100 के एवं में ही है, तो वो क्या है कि हमारा महंगा है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन हमारा महंगा है। उसको क्या, खपत महंगी है, क्योंकि उसको जब तक डीजल नहीं डालेंगे तब तक वो कार्य क्षमता नहीं करेगा। लंबी अवधि तक काम कर सकता है। अब ये लंबी अवधि तक काम तो कर सकता है। मरम्मत एवं रखरखाव के लिए तकनीकी इंसान की आवश्यकता होती है। अब मतलब तकनीकी मतलब जो जानकार हो उसकी आवश्यकता होती है। जैसे कि हम ट्रैक्टर लेके जाते हैं तो हमारे क्या होता है, ट्रैक्टर वाले मैकेनिकल होते हैं, वो हमारे सारे पुर्जों को देखते हैं, वो सारे पुर्जों में देख के जो कमियां होती हैं उसको क्या करते हैं कि इस कमी को पूरा करते हैं। जब तक हम वो चीज़ें पूरी नहीं करेंगे तो क्या है कि हमारे पार्ट ख़राब हो जाएंगे, तो गाड़ी हमारी या वो शक्ति हमारी पूरी उस इंजन को नहीं मिलेगी, तो हमारा इंजन खराब हो जाएगा। कम जगह की आवश्यकता होती है और शक्ति का सस्ता रूप है। विद्युत शक्ति के बारे में बात करते हैं हम। शक्ति का बहुत सस्ता रूप है। शक्ति का तो बहुत सस्ता रूप है। प्रारंभिक पूंजी निवेश ज़्यादा है। अब हम विद्युत इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं। अब आपने देखा होगा गांव में जाके इलेक्ट्रिकल पावर की बात किया जाए तो ट्रैक्टर, वो समरसेबल पंप या टेबल लगाया जाता है, तो क्या है उसका कनेक्शन कराया जाता है, वो सबसे महंगा होता है। पहले कनेक्शन मिलेगा, उसके बाद हमें कोई इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा, तब उसके बाद हम इरिगेशन की सिंचाई भी कर सकते हैं। तो वैसे ही क्या है कि ये पूंजी, जिस पूंजी को रूप तो सस्ता है लेकिन ये पूंजी हमसे अधिक है। उच्च दक्षता, अच्छी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब इसके लिए जैसे कि हमने समरसेबल पंप या इलेक्ट्रिकल से कोई कार्य तो कर लिया है, तो इसके लिए हमको क्या है, अच्छी तकनीकी के ज्ञान की आवश्यकता है। उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि हमने समरसेबल इलेक्ट्रिकल है, उसमें पानी डालेंगे तो करंट पकड़ेगा,
तो उसकी क्या है कि तकनीकी हमको जानकारी होनी चाहिए, किससे इसका लॉस हो रहा है, क्या इसके फ़ायदे हम क्या क्या ले सकते हैं। लंबी अवधि तक काम कर सकता है, ये लंबी अवधि तक कर सकता है। यह सावधानी पूर्वक हैंडल नहीं किया गया तो बड़े खतरे की आवश्यकता होती है। अब आप जानते हैं जैसे कि हमने किसी चीज़ को, विद्युत है, उसको लापरवाही की है तो वो उससे हमको खतरे भी मिल जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल से आपने देखोगे गांव में फ्रिज या कूलर चलते हैं और क्या होता है कि अक्सर बाबा या दादा या बच्चे उस पर हाथ रख देते हैं, करंट मारता है, आदमी एक्सपायर हो जाता है। उसकी हमको तकनीकी सावधानियाँ उसको देखनी हमको है। यह रख रखाव एवं संचालित खर्च बहुत कम होते हैं। ये ऋतु के प्रभावित नहीं होते, ये ऋतु से कोई भी प्रभावित नहीं होते हैं।